स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ण को पढ़ा था। वर्ण का क्लासिफिकेशन करा था हम लोगों ने, वर्णों का विभाजन करा था। आज की क्लास में हम लोग स्वरों को पढ़ने वाले हैं, स्वरों का वर्गीकरण करने वाले हैं। आज की क्लास के बाद आपको किसी और क्लास को देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा वो है स्वर। तो सबसे पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर की बहुत छोटी-सी परिभाषा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब जिनके उच्चारण में हमको किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। उच्चारण का मतलब होता है बोलने में। जिन वर्णों को बोलने में हमको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर हम बात करें कुल स्वरों की संख्या, अगर हम लोग बात करें कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वर होते हैं बेटा 13। कितने होते हैं? 13। अब इन 13 स्वरों का हम लोग विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मूल स्वर। कौन से स्वर देखेंगे बेटा? मूल स्वर। मूल स्वर। और इसके बाद देखने वाले हैं आयोगवाह। आयोगवाह। आयोगवाह देखने वाले हैं। तो ये मूल स्वर क्या होते हैं? तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? वर्तमान समय में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कहाँ से शुरुआत होती है इनकी? छोटा आ से शुरुआत होती है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और अंतिम रूप से औ। और अयोगवाहों की संख्या की बात करें तो अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुल स्वर जरूर समझ में आ गए होंगे। कुल स्वरों की संख्या अगर पेपर में आपसे पूछे तो कुल स्वरों की संख्या वर्तमान में 13 है। मूल स्वरों की वर्तमान में संख्या 11 है। प्रारंभ में मूल स्वर 14 हुआ करते थे। आपने इसको जरूर देखा होगा, लिरी। ये 3 स्वर प्रारंभ में और हुआ करते थे, जिसके चलते मूल स्वरों की कुल संख्या प्रारंभ के दौर में 14 मानी गई, किंतु वर्तमान समय में जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है, जो कि छोटा आ से लेकर औ तक के क्रम में चलते हैं। अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह की संख्या 2 है, अंग और आहा। अयोगवाह होते क्या हैं? अयोगवाह का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ रहें। जो योग ना होने पर भी साथ रहें। होने पर भी साथ रहें, ऐसे वर्णों को हम लोगों ने अयोगवाह कहा। और इस परिभाषा को देने का कार्य करा था, आपने एक वैयाकरण का नाम सुना होगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह को परिभाषित करा और उन्होंने बताया जो योग ना होने पर भी साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहेंगे। कैसा योग, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्वर होते हैं या तो व्यंजन होते हैं। या तो वर्णों को स्वरों की कैटेगरी में रखा जाएगा या तो व्यंजनों की कैटेगरी में रखा जाएगा। अयोगवाह ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तो इनको वर्णमाला में क्यों रखा गया? अब इनको वर्णमाला में इस वजह से रखा गया क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जा रहे थे। इसी वजह से इनका नाम रखा गया अयोगवाह। जो योग ना होने पर भी साथ रहे, ना तो वो स्वर है ना तो वो व्यंजन है, फिर भी हमको उनको वर्णमाला के भीतर पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे वर्णों को हम लोगों ने किस नाम से जाना? अयोगवाह। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, स्वर कहलाते हैं। वर्तमान में कुल स्वरों की संख्या की बात करें, अगर कुल बोलेगा तो 13 है। मूल स्वर जिसमें 11 आएंगे और अयोगवाह 2 आएंगे। मूल स्वर आ से लेकर औ तक है और अयोगवाह अंग और आहा है। प्रारंभ में मूल स्वरों की संख्या 14 हुआ करती थी। ये 3 स्वर और जुड़े हुए थे, किंतु बहुतायतता में इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाने लगा। इस वजह से इनको हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की श्रेणी से हटा दिया गया, जिसके उपरांत मूल स्वरों की संख्या मात्र कितनी रह गई? 11 रह गई। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो हम लोग स्वरों को लगभग 11 प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इनको कंप्लीट कर लें, इसके बाद आपका कहीं से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सबसे पहला है
जीव के स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे, फिर उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे, फिर मात्रा के आधार पर करेंगे, फिर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर करेंगे, फिर ओठों की आकृति के आधार पर करेंगे, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर अगले पार्ट में मुख खुलने के आधार पर, मुख से वायु निकलने के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, प्राण वायु की मात्रा निकलने के आधार पर, और अगला है जीव पेशियों में आने वाले तनाव के आधार पर। ये कुछ स्वरों का वर्गीकरण हम लोग 11 प्रकार से देखने वाले हैं। इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। उससे पहले हम लोग उच्चारण स्थानों पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे मुख से वर्ण किन किन स्थानों से निकल सकते हैं। तो आपको केवल 5 स्थान ऐसे याद रखने हैं जहां से हमारे मुख से वर्ण निकलेंगे। सबसे पहला स्थान होगा कंठ। दूसरा जो स्थान होने वाला है उसका नाम है तालु। जो तीसरा उच्चारण स्थान होगा उसका नाम होगा मूर्ध्या। जो चौथा उच्चारण स्थान होगा उसका नाम होगा दंत। और जो पांचवा उच्चारण स्थान होगा उसका नाम होगा ओष्ठ। इन 5 उच्चारण स्थानों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ण इन 5 जगहों से ही उच्चरित होंगे। सबसे पहला है कंठ। तो आप देखते होंगे जहां आपकी जीभ खत्म होती है, जीभ का पिछला हिस्सा खत्म होता है, उसके जो नीचे का भाग है उसे कंठ कहते हैं। उन स्थानों से जो वर्ण उच्चरित करे जाएंगे उनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? कंठ होगा। तालु क्या होती है? तालु का मतलब जब आपकी जो जीभ है आपके मुंह के ऊपरी हिस्से पर, जहां पर आप टाफी और कंपट को चिपकाते थे, वहां पर अगर टच कर रही है तो उस वाले हिस्से को कहेंगे तालु। तीसरा है मूर्ध्या। मूर्ध्या का मतलब जब आपकी जो जीभ है वो गोल गोल घूम जाएगी, राउंड शेप में आएगी और ऊपर तालु को टच करेगी, तब ऐसे जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्ध्या होगा। अगला है दंत। दंत का मतलब जब आपकी जीभ का अगला हिस्सा आपके दांत को टच करेगा तो ऐसे जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपके दोनों ओठ स्पर्श करें तो बेटा ऐसे जगह, ऐसे स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब ओठ होता है। ये कुछ 5 जगहें आपको याद रखनी है। एक बार इसमें देख लेते हैं कहां पर कौन सी जगह है। सबसे पहले ही है, आपको दिख रही होगी तालु। तालु का मतलब होता है आपके मुख का ऊपरी हिस्सा। ये आपकी जीभ दिख रही होगी और ये जीभ का जो ऊपरी हिस्सा है इसे तालु कहेंगे। फिर जब यही जीभ घूमकर ऊपर टच करेगी तो इसे हम लोग मूर्ध्या कह देंगे। फिर आपको दंत तो पता है, ये दंत है। जब आपकी जीभ का अगला हिस्सा दांत को टच करेगा तो उनका उच्चारण स्थान दंत से होगा। फिर जब आपके ओठ स्पर्श करने जाएंगे किसी वर्ण को बोलते समय तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। और फिर जीभ का जो पिछला हिस्सा है उस हिस्से से अगर कहीं पर कुछ भी वर्णों का बोला जा रहा है तो ऐसे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ये 5 जगह से उच्चरित होने वाले वर्णों को हम लोगों को पढ़ना है। तो जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो जीभ के स्थान के आधार पर कि आपके जीभा से, आपकी जीभ से किस जगह से वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग अपनी जीभ को देख लेते हैं कि जीभ कैसी है। तो जैसे मैं आपको खड़ा दिख रहा हूँ और मैं अपनी अगर जीभ को निकालूं तो ये जो जीभ निकल रही है मेरे मुंह से, इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है इसे अग्र कहेंगे। इसका जो ये वाला हिस्सा है उसे मध्य कहेंगे और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसे पश्च कहेंगे। तो जैसे मैं आपके सामने समक्ष खड़ा हूं, अगर मैं अपनी जीभ निकालूं तो जीभ के 3 हिस्से बनते हैं। ये वाला हिस्सा आएगा अग्र, बीच वाला हिस्सा आएगा मध्य, इसे केंद्रीय भाग भी कहते हैं। केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब केंद्र में और केंद्र का मतलब होता है मध्य में, और इसे कहेंगे हम लोग पश्च। पश्च का मतलब होता है पीछे। ये 3 जगह हैं जीभ में जहां से स्वरों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीभ के अग्रभाग से अगर हम लोग देखें जीभ में उच्चारण स्थान के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण स्थान जीभ के अग्रभाग से होता है, कुछ स्वरों का उच्चारण स्थान जीभ के मध्य भाग से होता है। मध्य भाग का दूसरा नाम है बेटा केंद्रीय भाग। क्या नाम है? केंद्रीय भाग से भी होता है। और जो तीसरा है उसे हम लोग कहेंगे पश्च। पश्च का मतलब होता है पीछे वाले भाग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाएगा या जिन स्वरों का उच्चारण किया जाएगा। अगर हम बात करें
कि मध्य और केंद्रीय भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो एकमात्र स्वर है छोटा। तो आप याद रखेंगे कि छोटे आ का जो उच्चारण स्थान है वो जीभ के मध्य भाग से होता है। अगर हम बात करें अग्रभाग से, तो अग्रभाग में सबसे पहला आएगा छोटी, फिर दूसरा आएगा बड़ी, फिर आएगा ए और फिर आएगा ऐ। ये चार ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान जीभ के अग्रभाग से आगे वाले भाग से किया जाता है। अगर हम पश्च भाग की बात करें, पश्च का मतलब पीछे, जीभ के पीछे वाले भाग से किन स्वरों का उच्चारण होता है, तो बचे हुए सारे स्वर आप लिख देंगे, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये थे जीभ के किस भाग से किन स्वरों का उच्चारण किया जा रहा है। तो सबसे पहले जीभ के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। कुछ स्वर ऐसे थे जो जीभ के अगले भाग से बोले जा रहे थे, अग्रभाग। कुछ स्वर ऐसे थे जो जीभ के मध्य भाग या केंद्रीय भाग से बोले जा रहे थे। कुछ स्वर ऐसे थे जो जीभ के पश्च यानी पीछे वाले भाग से बोले जा रहे थे। तो ये पहला स्वरों का वर्गीकरण था। अब है उच्चारण काल के आधार पर हम लोग स्वरों को वर्गीकृत करेंगे। उच्चारण का मतलब होता है बेटा बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलने। काल का मतलब होता है समय। किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर जब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो सबसे पहले आएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। अगर दूसरे की बात करें, तो दूसरे क्रम में आएगा, उसका नाम होगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और अगर हम लोग तीसरे क्रम में बात करें, तो तीसरे क्रम में आएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो उच्चारण काल, काल का मतलब बोलने में लगा समय। उसके आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण करा, तो स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के हुए। जो सबसे पहला था ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे। ये छोटे स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? छोटे स्वर होते हैं। पहला पॉइंट याद रखना। छोटे स्वर का मतलब इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इस पॉइंट को भी याद रखना। जब कम समय लगेगा तो ये एक मात्रिक होंगे। कैसे मात्रिक होंगे? एक मात्रिक स्वर होंगे। इस 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है, ये छोटे स्वर होते हैं, ये एक मात्रिक होते हैं। प्रश्न ये बनता है कि ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वरों को गिना जाएगा। तो आपने सुन रखा होगा छोटा, छोटी और छोटा ऊ। ये 3 ऐसे स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। तो ये पहला पॉइंट तो याद रखना, ये बड़े स्वर होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय का मतलब ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा। और ये 2 मात्रिक होते हैं। कितने मात्रिक होते हैं? 2 मात्रिक होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना। ये कितने मात्रिक होते हैं? 2 मात्रिक होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब आप हमसे छंद पढ़ने वाले हैं, तब इन्हीं सारी चीजों का प्रयोग करेंगे, तो आपके लिए छंद बहुत आसान हो जाएगा। और 2 मात्रा को आपको पता है ऐसे डिनोट किया जाता है। 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में आपने जरूर अगर हिंदी ले रखी होगी तो आपने इस मात्रा का प्रयोग जरूर किया होगा। प्रश्न ये बनता है कि दीर्घ स्वर की कैटेगरी में कौन कौन से स्वर रखे जाएंगे, कौन कौन से स्वर आ जाएंगे। तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जितने भी आपको स्वर लिखे दिख रहे हैं, ये सारे स्वर दीर्घ स्वरों के क्षेत्र में आएंगे और ये 2 मात्रिक हों। तीसरा है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है। अत्यधिक समय का मतलब ये दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लेंगे। ये त्रिमात्रिक होते हैं। इनको जब आप मात्राओं पे लगाने का प्रयास करेंगे तो इन पर 3 मात्राएं होंगी। ये जो प्लुत स्वर हैं, इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है? संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी भाषा में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इस वजह से हम हिंदी में इसे नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप एक उदाहरण देख लें, जैसे आप ओम लिखा देखते हैं, ओम।
तो ये त्रिमात्रिक स्वर है। कैसा स्वर है बेटा? त्रिमात्रिक स्वर है और इसका प्रयोग बहुतायतता में संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी भाषा में हम लोग इसे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा बेटा उच्चारण काल। उच्चारण का मतलब बोलने में, काल का मतलब समय। किसी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण करा और उस आधार पर जो स्वर आए, वो स्वर 3 प्रकार से आए। पहला आया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, एक मात्रिक होते हैं। दूसरे आए दीर्घ स्वर, इनको बोलने में अधिक समय लगता है, द्विमात्रिक होते हैं। तीसरा आया प्लुत स्वर, इनको बोलने में और अधिक समय लगता है या अत्यधिक समय लगता है, ये त्रिमात्रिक होते हैं। तो हम लोगों ने उच्चारण काल के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। अब आया मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आएगा अमात्रिक, अमात्रिक और दूसरा आएगा मात्रिक। पहला क्या आएगा? अमात्रिक और दूसरा आएगा मात्रिक। नाम से ही आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। मात्रिक का मतलब ऐसे स्वर जिनमें मात्राएं होती हैं। आ लग गया है, आ का यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो उपसर्ग के रूप में किया गया है, जो किसी शब्द की शुरुआत में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो आ है, वो आ हिंदी में नकारात्मकता का बोध कराता है। तो मात्रिक का मतलब जिनमें मात्रा हो, ऐसे स्वरों को मात्रिक स्वर कहेंगे। आ का मतलब नहीं, मात्रिक का मतलब मात्रा, ऐसे स्वर जिसमें मात्रा नहीं होती है अमात्रिक कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम लोग देखें तो छोटा आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, छोटे आ की मात्रा बोलते तो होंगे पर लिखते कोई मात्रा नहीं होंगे। तो बचे हुए जितने भी शेष स्वर हैं, बड़ा आ से लेकर बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और आहा, ये सारे जितने भी स्वर हैं, ये सारे स्वर मात्रिक स्वर की कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो ये मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हुए। पहला हुआ अमात्रिक और दूसरा हुआ मात्रिक। अब जो हम लोग तीसरा देखने वाले हैं, व्युत्पत्ति या रचना। व्युत्पत्ति का मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, और रचना का मतलब भी बनाना होता है और बनाने को ही निर्माण कहते हैं। सब समानार्थी शब्द हैं। तो किसी भी शब्द की रचना कैसे हो रही है, इस आधार पर हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण करा। तो सबसे पहले जो स्वर आएंगे उन स्वरों को मूल स्वर कहा जाएगा, जो जड़ से बने हुए हैं। इन्हीं की सहायता से अन्य स्वर बनाए जाएंगे, मूल स्वर। और दूसरा आएगा संयुक्त स्वर, कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर। दूसरे आएंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अगर मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वर आप लोग 4 जानेंगे, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। ये जो 4 स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। इनकी एक बार उत्पत्ति हो गई और इन्हीं की सहायता से अन्य स्वरों का निर्माण किया गया। तो ये जो स्वर हैं, ये मूल स्वरों की कैटेगरी में आएंगे। संयुक्त स्वर, जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को आप जोड़ते हैं और बनाते हैं, तो ऐसे जितने भी स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वरों की कैटेगरी में आते हैं। अगर संयुक्त स्वरों को हम लोग वर्गीकृत करें तो संयुक्त स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहले आएंगे सजातीय, दूसरे आएंगे विजातीय। विजातीय, विजातीय को सांध्व स्वर भी कहते हैं। सांध्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये सजातीय और विजातीय का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो जाति शब्द का प्रयोग किया गया, ये जाति से अर्थ नहीं रखता है। इसका अर्थ होता है जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही जगह पर है, जब उन्हें जोड़ा गया तो एक ही जगह से उच्चरित होने वाले स्वरों को जोड़ा गया। एक ही जगह से उच्चरित होने वाले स्वर अर्थात एक ही जाति के स्वरों को जोड़ा गया, तो ऐसे स्वर सजातीय स्वर कहलाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब छोटे आ और छोटे आ को हम लोगों ने जोड़ा तो एक ही जैसे दिख रहे हैं तो बन गया बड़ा, इस वजह से इन्हें कहा गया सजातीय। जब छोटी और छोटी ई को जोड़ा गया तो बन गया बड़ी। दोनों स्वरों का, छोटा आ और छोटा आ का उच्चारण स्थान एक ही जगह से है, इस वजह से इन्हें सजातीय की श्रेणी में रखा गया। फिर अगला है छोटा ऊ। छोटा ऊ को जोड़ दिया तो बेटा बन गया बड़ा ऊ। अब आ गए हम लोग विजातीय में। विजातीय का मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग जगहों से हो रहा है, ऐसे स्वरों को विजातीय स्वरों की श्रेणी में रखा गया। अब देखते हैं, जैसे जब छोटे आ या बड़े आ
का संबंध हम लोगों ने मतलब का जुड़ाव का संयोजन छोटी और बड़ी से करा दिया, इनमें से किसी ए से भी करा दिया तो ए बना। क्या बना बेटा? ए। जब छोटा या बड़ा आ का संबंध इसी ए से करा दिया तो क्या बन गया? ए। आपको दिख रहा होगा दोनों अलग-अलग जगह के हैं, दोनों अलग-अलग जाति के हैं। जब छोटा या बड़ा आ का संबंध छोटा ऊ या बड़ा ऊ से करा दिया तो बन गया ओ। और जब इसी छोटे या बड़े आ का संबंध ओ से करा दिया तो बन गया औ। क्या बन गया? औ। तो आपको दिख रहा होगा एक ही जैसे स्वरों का जब मेल कराया तो बेटा बनने वाले स्वर स्वजातीय कहलाए। जब अलग-अलग दिखने वाले, अलग-अलग जगह से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल कराया तो ऐसे स्वर विजातीय या सांद्र स्वर कहलाए। मेल करा रहे हैं तो ये जितने भी स्वर हैं वो संयुक्त स्वरों की श्रेणी में रखे जाएंगे और मूल स्वर तो आपको 4 पता ही है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। तो ये था हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब अगला देखने वाले हैं ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की आकृति मतलब बोलते समय आपके ओठ किस आकार को धारण करते हैं, किस आकृति को धारण करते हैं। तो इसके आधार पर स्वर 2 प्रकार के हुए, वृत्तमुखी। पहला हुआ बेटा वृत्तमुखी और दूसरा हुआ अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी। ये 2 प्रकार के स्वर हुए। वृत्तमुखी का मतलब जिन स्वरों को बोलते समय आपके ओठ जो हैं वो वृत्त के आकार में आ जाएं, यानी जो आपके ओठों की आकृति है वो गोल हो जाए, तो ऐसे जो स्वर हैं वो क्या कहलाए? वृत्तमुखी। अवृत्त आ का मतलब अभी हमने आपको बताया है उपसर्ग के रूप में प्रयोग होगा और नकारात्मकता का बोध कराएगा। आ का मतलब नहीं, जिनके उच्चारण के समय आपके ओठों की आकृति गोल ना हो, ऐसे स्वरों को क्या कहा गया? अवृत्तमुखी स्वरों की श्रेणी में रखा गया। अगर हम लोग वृत्तमुखी की बात करें तो वृत्तमुखी में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये आ, इन सारे स्वरों को वृत्तमुखी की श्रेणी में रखा जाएगा। आपने ये सारे स्वर तो देखे होंगे पर इस स्वर का प्रयोग आपने बहुत कम देखा होगा। अगर हम बात करें ये है क्या, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये आगत स्वर है। कैसा स्वर है? आगत स्वर। आगत स्वर है। ये आगत स्वर क्या होता है? तो आपको पता है भारत पर विदेशियों के आने का क्रम सदैव चलता रहा और इस क्रम में ढेर सारे अन्य-अन्य देशों में रहने वाले लोग भारत में आकर रहे। जब आकर रहे तो अपनी बोलचाल की भावनाओं को प्रकट करने के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग करा। तो विदेश से जो ध्वनियाँ चली आईं, जो विदेश से शब्द चले आए, उन शब्दों को आगत शब्द कहा गया, आगत वर्ण कहा गया। जो विदेश से स्वर आ गए, ऐसे स्वर को आगत स्वर कहा गया। अब ये है क्या? जैसे आपने इंग्लिश में डॉक्टर लिखा देखा होगा, DOCTOR। जब इसी डॉक्टर को हम लोग हिंदी में लिखने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा ध्यान से, आपने कुछ ऐसे लिखा होगा डॉक्टर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपने डॉक्टर को जब ऐसे लिखा तो डा के ऊपर आपने अर्धचंद्राकार बिंदु लगाया, मतलब उसके ऊपर एक बिंदु नहीं है। तो ऐसा जो ये लगा दिख रहा है ये आगत ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? आगत ध्वनि। एक और उदाहरण लिख लें, ये लॉ लिखा है इंग्लिश में। जब अंग्रेजी के शब्दों को जब आप हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं तब ऐसे आगत ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आ बना हुआ है ये है क्या? ये आगत ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? आगत ध्वनि। और आगत ध्वनि का तो अर्थ आपको पता ही चल गया होगा कि विदेश से आई ध्वनियाँ क्या कहलाई? आगत ध्वनियाँ कहलाई। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी का मतलब जिनको बोलते समय आपके होंठ गोल ना हो, ऐसे स्वर क्या कहलाए? आवृत्तमुखी। और इसकी कैटेगरी में छोटा, बड़ा, ए, ऐ, छोटी, बड़ी, इन स्वरों को रखा गया। तो हम लोगों ने ओठों की आकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण करा, जो कि आपको 5 प्रकार से देखने को मिले।
सॉरी 2 प्रकार से देखने को मिले, पहला वृत्तमुखी और दूसरा क्या दिखा? अवृत्तमुखी। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण का मतलब हो गया बोलने में, स्थान का मतलब जिन स्वरों की जगह के बारे में बात करेंगे। उच्चारण का मतलब बोलने में, स्थान का मतलब जगह। तो बोलते समय वो स्वर कहाँ से निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्वरों को जान लें। स्वर थे छोटा, कॉमा बड़ा, छोटी कॉमा बड़ी, छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ, फिर अगला आ गया री, फिर आ गया ए कॉमा ए, फिर आ गया ओ कॉमा औ, फिर आ गया अंग और फिर आ गया आ। अगर इन स्वरों की बात करें कि किस स्वर का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो सबसे पहले छोटा आ और बड़े आ को जानेंगे। तो छोटे आ बड़े आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ये कंठ से बोले जाते हैं। शुरुआती दौर में हमने आपको कंठ बताया था, कंठ किस स्थान को कहा गया। छोटी और बड़ी तालु से बोले जाते हैं। तालु का मतलब इनको बोलते समय जो आपकी जीभ है, आपके मुंह के ऊपरी भाग को स्पर्श करेगी। अगला है छोटा ऊ। अगर बड़े ऊ की बात करें तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनको बोलते समय आपके दोनों ओंठ आपस में मेल खाएंगे। री की बात करें तो री का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्ध्या। मूर्ध्या का मतलब क्या होता है? आपकी जो जीभ सीधी पड़ी है वो गोल गोल घूमेगी और घूमने के बाद ऊपर जो तालु है उसको स्पर्श करेगी। तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाएगा? मूर्ध्या कहा जाएगा। ए और ए, ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। क्या है बेटा? कंठ तालु। ये कैसे आया? प्रश्न ये भी बनता है। तो एक बार इससे समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ए और ए कैसे बने थे? जब छोटे या बड़े या का संबंध छोटी या बड़ी से कराया था, तो ए और ए का निर्माण हुआ था। छोटे आ का और बड़े आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, छोटी बड़ी का तालु हो गया। तो दोनों को जब जोड़ दिया तो कंठ तालु बन जाएगा। इसी प्रकार जब छोटे आ बड़े आ का संबंध छोटे ऊ बड़े ऊ से कराएंगे तो ओ और ए बनेगा। छोटा आ बड़ा कंठ हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ हो गया। दोनों से जोड़ा गया तो जिस स्वर की उत्पत्ति हुई उसे कंठोष्ठ कह दिया गया। तो ध्यान से देखें, हम लोगों ने देखा ए और ए का कंठ तालु था, ओ और औ का कंठ ओष्ठ था। यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों जगह के मेल से इन स्वरों का निर्माण होगा। अगर अंग की बात करें तो अंग को वर्णमाला में स्वरों की श्रेणी में तो रखा गया है, किंतु यह अनुस्वार है। क्या है बेटा? अनुस्वार। अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे, व्यंजनों में अनुस्वार को पढ़ेंगे तो इसके उच्चारण स्थान पर भी चर्चा करेंगे, पंचमा अक्षर के रूप में पढ़ेंगे। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। जो आहा है इसका उच्चारण स्थान होगा बेटा कंठ से। कहां से होगा? कंठ से। तो मुझे उम्मीद है कि उच्चारण स्थान के आधार पर आपको सर जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं मुख खुलने के आधार पर आप स्वर को बोलते समय कितना मुख खोल पा रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। और जब उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो यह स्वर 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा बंद स्वर। बंद स्वर को ऊंचा स्वर कहेंगे। पहला होगा बंद स्वर, बंद स्वर, बंद स्वर। बंद स्वर का नाम होगा ऊंचा स्वर, ऊंचा स्वर। दूसरा होगा खुला स्वर, खुला स्वर। खुले स्वर को हम लोग निम्न स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? निम्न स्वर। तो जो सबसे पहला हम लोगों ने देखा, पहला देखा हम लोगों ने बंद स्वर। बंद स्वर का नाम ऊंचा स्वर है। दूसरा है खुला स्वर। खुले स्वर का नाम हम लोगों ने निम्न स्वर के रूप में देखा। बंद स्वर भी 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला आएगा संवृत। क्या आएगा? संवृत। दूसरा आएगा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। अगर खुले स्वर की बात करें तो ये आएगा विवृत और अर्ध विवृत। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी स्वर को बोलते समय आपका कितना मुख खुल रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण करा। इसके आधार पर जो सबसे पहला स्वर देखा उसे बंद स्वर कहेंगे। बंद स्वर का जो दूसरा नाम है, बंद स्वर को संवृत कहेंगे। संवृत 2 प्रकार का होगा, एक होगा संवृत और एक होगा आधा संवृत। ये संवृत विवृत है क्या, इससे आप लोग समझते हैं। जब किसी स्वर को बोलते समय जीभ बहुत पास पहुंच जाए, जब जीभ
पास पहुंच जाए। किसके पास पहुंच जाए? तालु के पास। जब किसी भी स्वर को बोलते समय जीभ जो है आपकी तालु के बहुत समीप पहुंच गई है, बहुत पास पहुंच गई है, ऐसे स्वर को बंद स्वरों की श्रेणी में रखा जाएगा। बंद स्वर भी दो प्रकार के हैं। पहला है समृत और दूसरा है अर्ध समृत। जब आपका मुख पूरा बंद रहे, पूरा बंद रहे तो इसे समृत कहेंगे, और जब आधा बंद रहे, कैसा बंद रहे? आधा बंद रहे तो इसे अर्ध समृत कहेंगे। तो ये ऊंचा स्वर और बंद स्वर समझ में आ गया होगा। जिन स्वरों को बोलते समय जीभ बहुत नजदीक पहुंच जाए तालु के, तो ऐसे स्वरों को बंद स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम बात करें समृत में कौन कौन से आएंगे, तो पहला आएगा छोटी, दूसरा आएगा बड़ी, तीसरा आएगा छोटा ऊ और चौथा आएगा बड़ा ऊ। तो हम लोगों ने समृत को अगर देखा तो समृत स्वरों की संख्या हम लोगों ने 4 देखी। पहला आया छोटी, फिर दूसरा आया बड़ी, फिर तीसरा आया छोटा ऊ और चौथा आया बड़ा ऊ। अगर हम लोग अर्ध समृत की बात करें, जिनको बोलते समय आपका मुंह आधा बंद होगा, तो ऐसे स्वरों की संख्या बेटा 2 बताई गई। कितनी बताई गई? 2 बताई गई। पहला है ए और दूसरा है ओ। अब हम लोग देखते हैं खुला स्वर या निम्न स्वर। खुला स्वर या निम्न स्वर क्या होता है? जब किसी भी स्वर के उच्चारण के समय आपकी जीभ तालु से दूर रहे, तो ऐसे स्वरों को खुला स्वर या निम्न स्वर कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आएगा विवृत। विवृत का मतलब होता है जब आपका मुंह पूरा खुला हो जाए। कैसा हो जाए? पूरा खुल जाए आपका मुंह। और फिर दूसरा होगा अर्धविवृत। विवृत का मतलब जब आपका मुंह पूरा खुला होगा, पूरा खुला होगा, तो ऐसे स्वर को विवृत कहेंगे। और जिन स्वरों को बोलते समय आपका मुंह आधा खुला है, आधा खुला है, ऐसे स्वर को हम लोग अर्ध विवृत की श्रेणी में रखेंगे। तो हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण करा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें बड़ा प्लस ये चांद वाला भी आप याद रखना, ये चांद वाला है। और अभी हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं कि ये चांद वाले जो स्वर हैं वो किस किस श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर हम बात करें बचे हुए स्वर, तो आपने ए तो देख लिया, ए नहीं देखा होगा, आपने अ नहीं देखा होगा, और साथ ही साथ आपने ये आगत स्वर भी नहीं देखा होगा। आगत स्वर अभी अभी हमने आपको बताया था, जो विदेशी भाषा से स्वर आ गया उसे हम लोगों ने आगत स्वर की श्रेणी में रखा। तो ये 3 प्रकार से स्वर हम लोगों ने देखे। 3 स्वरों का वर्गीकरण अर्धविवृत के अंतर्गत करा। मुख खुलने के आधार पर किसी स्वर को बोलते समय आपका मुख कितना खुल रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने स्वरों को पढ़ा। अगला है वायु निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे कि वायु कहाँ से ज्यादा निकल रही है। या तो मुख से निकलेगी या तो नाक से निकलेगी। नाक को नासिका भी कहते हैं। तो मुख और नाक, इन 2 जगहों से वायु निकलेगी। कहाँ से किस मात्रा में निकल रही है, उसके आधार पर बात करेंगे। तो उसके आधार पर जो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है निर नु नासिक। निर नु नासिक या फिर मौखिक। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? मौखिक। अगर हम इसकी बात करें, ये किस प्रकार के स्वर होते हैं, तो इसमें जो वायु की अधिकांश मात्रा है ये मुख से निकलती है। मुख का मतलब हो गया मुंह से निकलती है। ऐसा नहीं है कि नाक से मात्रा नहीं निकलेगी, नाक से मात्रा निकलेगी वायु की, पर बहुत कम निकलेगी। तो इस आधार पर हम लोगों ने देखा निरनुनासिक, इसका दूसरा नाम है मौखिक स्वर। इसमें जब हम लोग इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी वायु है वो मुख से ज्यादा निकलती है। प्रश्न ये बनता है कौन कौन से स्वर इस स्वर की श्रेणी में आएंगे? छोटा और बड़ा और छोटी। इन स्वरों के उच्चारण के समय आपके मुख से वायु की मात्रा ज्यादा निकलेगी। इस वजह से ऐसे स्वरों को निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा आपने सुना होगा अनुनासिक। अनुनासिक। अगर हम लोग अनुनासिक की बात करें, तो अनुनासिक को बोलते समय जो वायु है वो मुख और नाक दोनों स्थानों से निकलती है। इनको बोलते समय जो वायु है वो मुख और नाक दोनों स्थानों से निकलती है। इस वजह से ऐसे स्वरों को किसकी श्रेणी में रखा गया है? अनुनासिक की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम बात करें कैसे पहचानेंगे, तो जितने भी चांद बिंदु वाले होते हैं, जितने भी चांद बिंदु वाले होते हैं, उन्हें हम लोग अनुनासिक स्वर की श्रेणी में रखते हैं। चांद बिंदु वाले एक आध उदाहरण आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गांव, जैसे क्या लिखा है बेटा? गांव।
जैसे लिखा है कहाँ, जैसे लिखा है चांद। इन सब में आपने चांद बिंदु का प्रयोग करा है और ये जितने भी हैं चांद बिंदु वाले वो अनुनासिक की श्रेणी में रखे जाएंगे। और अगर तीसरे और अंतिम की बात करें तो तीसरा आएगा अनुस्वार। अनुस्वार, ये अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार बेटा अंक की बिंदु लगाते हैं आप, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे हम लोग व्यंजन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ लेते चलते हैं। जैसे आपने लिखा देखा होगा अनुस्वार की अगर बात करें, जैसे लिखा होगा गंगा। जो गंगा है वो ऐसे लिखा जाता था। गंगा लिखने का ये एक और तरीका है। ये बेटा अभी हम लोग व्यंजनों में देखेंगे तो ये पंचमा अक्षर या अनुस्वार की श्रेणी में आएगा, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है गंगा। ये होता क्या है? जैसे आपने लिखा देखा होगा अंत। अंत, अंत ऐसे भी लिखा जाता है और अंत को ऐसे भी लिखा जाता है। तो जो ये ऊपर बिंदु है इसे हम लोग किसकी श्रेणी में रखेंगे? अनुस्वार की श्रेणी में रखेंगे। अगर हम बात करें अनुस्वार को बोलते समय जो वायु की मात्रा है वो नाक से ज्यादा निकलती है। कहाँ से ज्यादा निकलती है? नाक से, यानी नासिका से ज्यादा निकलती है। तो वायु की मात्रा कितनी निकल रही है उसके आधार पर हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण करा। पहला आया निर्नुनासिक या मौखिक, इसमें जो मुख से है वो वायु की मात्रा ज्यादा निकलेगी। अगला है अनुनासिक, इसमें मुख और नाक दोनों से निकलेगी और चांद बिंदु वाले इसके उदाहरण के रूप में हम लोगों ने देखे। तीसरा है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब अंक बिंदु का प्रयोग करेंगे और ये कुछ उदाहरण देखिए। ये भी सही लिखा हुआ है और ये भी सही लिखा हुआ है। एक वैयाकरण हुए, व्याकरण के ज्ञाता हुए, जिनका नाम हुआ श्याम सुंदर दास। उन्होंने पंचमा अक्षर का लोप करके अनुस्वार लगाने को ज्यादा प्रामाणिकता दी। इस बात को भी आप याद रखें। उन्होंने कहा ये थोड़ा जटिलताओं से भरा है, ये संस्कृत ऐसा प्रतीत होता है, जब आप इसे ऐसा लिखेंगे तो यह सरलता का आभास कराएगा। और भाषा की हम लोगों ने विशेषताएं जब पढ़ी थी तब हमने देखा था भाषा सरलता की ओर गमन करती है। अगला हम लोग देखने वाले हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। जब बोल रहे हैं तो स्वर तंत्रियां कंपन यानी वाइब्रेट कर रही हैं, हिल रही हैं कि नहीं हिल रही हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें तो जो स्वर हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा सघोष, सघोष। सघोष का दूसरा नाम होता है बेटा घोष। और दूसरा होगा अघोष, अघोष। ये क्या होता है? जिनके उच्चारण के समय, जिनको बोलते समय आपकी स्वर तंत्रियां झंकृत, झंकृत का मतलब वाइब्रेट होंगी, ऐसे स्वरों को हम लोग क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे। एक पॉइंट याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इस बात को आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो सघोष को हम लोगों ने घोष भी कहा। जिन स्वरों के उच्चारण के समय आपकी स्वर तंत्रियां यानी वोकल्स वाइब्रेट होते हैं, ऐसे स्वरों को सघोष या घोष कहा जाता है। और जितने भी हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं वो सभी क्या है बेटा? सघोष या घोष हैं। आ का मतलब नहीं होता है, घोष का मतलब अभी हम लोगों ने देखा है, जिनको बोलते समय स्वर तंत्रियां झंकृत तो उन्हें घोष कहेंगे। आ एक उपसर्ग है जिसका प्रयोग नहीं के अर्थ में हुआ है, तो जिनको बोलते समय आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत ना हो उन्हें अघोष कहेंगे। किंतु सभी स्वर सघोष की श्रेणी में आ गए तो अघोष का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से इसे याद कर लेंगे क्योंकि आने वाले समय में काम आने वाला है सघोष और अघोष। और इसको हम लोग वर्णों के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में पढ़ेंगे बेटा? वर्णों के रूप में पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखने वाले हैं प्राण। वायु की मात्रा निकलने के आधार पर, कितनी वायु की मात्रा निकल रही है उसके आधार पर जब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो जो स्वर हैं वो दो प्रकार से गिने जाएंगे। कितने प्रकार से गिने जाएंगे बेटा? दो प्रकार से। पहला प्रकार जो हमारा आएगा वो पहला प्रकार आएगा अल्प प्राण। कौन सा आएगा बेटा? अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। पहला जो आएगा वो आएगा अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। अल्पायु, कमायु। प्राण का मतलब वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। जिन स्वरों को बोलते समय आपके मुख से कम वायु, कम हवा निकले, ऐसे स्वरों को अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाएगा। और जितने भी स्वर हैं वो सभी अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अल्प प्राण होते हैं। दूसरा आएगा बेटा महाप्राण। ये अभी समझ लेते हैं, इसका प्रयोग व्यंजनों में बहुत अच्छे से करने वाले। महाप्राण, महा का मतलब होता है ज्यादा और प्राण का मतलब होता है वायु।
जिन स्वरों को बोलते समय आपके मुख से ज्यादा वायु निकले ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? महाप्राण। पर सारे स्वर तो अल्प प्राण की श्रेणी में आ गए, तो कोई भी स्वर महाप्राण होता नहीं है। तो मुख से वायु कितनी निकल रही है, मात्रा कितनी निकल रही है, उसके आधार पर भी हम लोगों ने स्वरों को देखा। अब अंतिम है जीभ पेशियों में आने वाले तनाव के आधार पर। जब आप स्वरों को बोल रहे हैं तो आपकी जो जीभ है वो बोलते समय कठिनाई महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके आधार पर अगर हम स्वरों को देखें तो स्वर दो प्रकार के हुए। पहला आएगा शिथिल। शिथिल का मतलब ढीले ढाले पड़े हैं, शिथिल अवस्था में है, शिथिल स्वर। शिथिल स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण के समय आपकी जो जीभ है उसकी जो पेशियां हैं, जीभ की पेशियां, जीभ की पेशियों में तनाव नहीं आता, मतलब बोलते समय दिक्कत नहीं होती है, तनाव नहीं आता है, ऐसे स्वरों को हम लोगों ने किस श्रेणी में रखा? शिथिल स्वर की श्रेणी में रखा। अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे स्वर हैं, तो छोटा, छोटी और जो छोटा ऊ है, ये तीनों स्वर शिथिल स्वर की श्रेणी में रखे जाएंगे। दूसरा आएगा कठोर स्वर। कठोर स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलते समय आपकी जीभ की पेशियों में तनाव आता है, आपकी जीभ को कठिनाई होती है स्वरों को बोलते समय, ऐसे स्वरों को कठोर स्वर की श्रेणी में रखा जाएगा। और अगर बात करें बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, ये सारे हैं कठोर स्वर की श्रेणी में रखे जाएंगे। ये कुछ था स्वरों का क्लासिफिकेशन, स्वरों का वर्गीकरण, जो कि हम लोगों ने 11 प्रकार से देखा। स्वरों को बहुत डीपली पढ़ा है, इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं ऐसा है जो आप ना कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में व्यंजनों के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।